आप देख रहे हैं फेयर नोटबुक चैनल, फेयर नोट्स फुल मार्क्स। नमस्कार, स्वागत है आपका फेयर नोटबुक चैनल की ओर से। आज की हमारी वीडियो का विषय पुनर्गठन का काल, कक्षा 7वीं, सामाजिक अध्ययन का अध्याय। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में क्या क्या बड़े परिवर्तन हुए, किस प्रकार जो है नए राजवंशों का उदय हुआ, जैसे शुंग, सातवाहन, कुषाण, इंडो ग्रीक शासकों ने भारतीय इतिहास को नया रूप दिया। कैसे इस काल में कला, स्थापत्य, सिक्के, व्यापार का विकास हुआ। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे मौर्योत्तर काल को कभी कभी पुनर्गठन का काल कहा जाता है। क्यों? वह कौन से मूल्य और सिद्धांत थे जिन्होंने इस काल के सम्राटों का मार्गदर्शन किया? विदेशी आक्रमणकारियों ने किस प्रकार भारतीय समाज में समाहित होकर सांस्कृतिक संगम में योगदान दिया? शुरू करते हैं आज का अध्याय, पुनर्गठन का काल। मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद भारत में एक नया दौर शुरू हुआ जिसे पुनर्गठन का काल कहते हैं। यह समय लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक चला, यानी लगभग 500 साल। इस काल में मौर्य साम्राज्य के कई हिस्से टूट गए और छोटे छोटे राज्य बने। पुराने क्षेत्रों का फिर से गठन हुआ और नए राजवंश उभरे। ये राज्य एक दूसरे से सत्ता के लिए लड़ते रहते थे। कभी युद्ध होता तो कभी वैवाहिक संबंधों से गठबंधन बनते थे। इस समय भारत का नक्शा बहुत बदल गया, लोगों का जीवन भी बदला, व्यापार बढ़ा, कला और संस्कृति में नई चीज़ें आईं, विदेशी भी आए, भारतीय संस्कृति में वे घुल मिल गए। कुल मिलाकर यह समय बदलाव, मेलजोल और नई शुरुआत का था। इस काल में बहुत सी विविध कलाकृतियाँ बनी जो अलग अलग राज्यों की संस्कृति को दिखाती हैं। शुंग वंश का उदय। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा वृद्धरथ था। लगभग 185 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र ने उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर राज किया। उसने खुद को बड़ा शक्तिशाली शासक साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया, जो एक पुराना वैदिक अनुष्ठान था। शुंग वंश का साम्राज्य मौर्य साम्राज्य से छोटा था, लेकिन पुष्यमित्र ने इसे बाहरी हमलों से बचाया और ग्रीकों से लड़ाई के बाद दोस्ती भी की। शुंग राज लगभग 100 साल तक चला और फिर खत्म हो गया। इस समय वैदिक रीति रिवाज फिर से बढ़े, लेकिन बौद्ध, जैन और अन्य मत भी खूब फैले। संस्कृत भाषा में दर्शन और साहित्य की रचनाएं हुई। पतंजलि ने योग सूत्र लिखे। शुंगों ने कला और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। मध्य प्रदेश में बृहत स्तूप इसका एक अच्छा उदाहरण है। अशोक ने इसका मूल निर्माण करवाया था, लेकिन शुंगों ने इसमें सुंदर रेलिंग और बुद्ध के जीवन की कहानियों वाली नक्काशी जोड़ी। ये बौद्ध कला के शुरुआती उदाहरण हैं। सातवाहन राजवंश। शुंगों के बाद दक्षिण में सातवाहन राजवंश था, जिसे आंध्र भी कहते थे। यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ और दक्कन के बड़े हिस्से पर इसने राज किया। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान यानी आधुनिक पैठण और अमरावती थी। सातवाहनों के समय व्यापार बहुत फला फूला। उनके सिक्कों पर जहाज के चित्र मिलते हैं जो बताते हैं कि समुद्री व्यापार महत्वपूर्ण था। वे रोमन साम्राज्य तक मसाले, कपड़े और मोती का निर्यात करते थे। कृष्णा गोदावरी घाटी में खेती अच्छी हुई। सातवाहन राजाओं के नाम अक्सर उनकी मां के नाम पर रखे जाते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र शातकर्णी। उनकी मां गौतमी वलश्री बहुत प्रभावशाली थी। नानेघाट गुफा में
एक रानी का अभिलेख है जिसमें वैदिक यज्ञ और दान की बातें लिखी मिलती हैं। इस काल के अभिलेखों में आज के अंकों जैसे चिन्ह मिलते हैं जो बताते हैं कि आधुनिक अंक भारत से ही आए। सातवाहन वासुदेव कृष्ण के भक्त थे, लेकिन सभी धर्मों का वह सम्मान करते थे। उन्होंने बौद्ध गुफाओं को दान दिया, जैसे कार्ले और पीतल खोरा की गुफाएं। 3री शताब्दी में यह राजवंश छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। चेदी वंश और खारवेल। मौर्य साम्राज्य के बाद कलिंग में चेदी वंश का मजबूत उदय हुआ। इसका प्रसिद्ध राजा खारवेल था, जो जैन धर्म का फॉलोअर था, लेकिन वह भी सभी धर्मों का सम्मान करता था। भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं जैन भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। इसमें सुंदर नक्काशी और बड़े हाल हैं। उदयगिरी की हाथी गुफा में खारवेल का अभिलेख है, जिसमें उसके युद्ध और जन कल्याण के कार्यों का वर्णन है। वह खुद को सभी धर्मों का सम्मान करने वाला बताता है। ये गुफाएं पत्थर काटकर बनाई गई हैं और शिल्पकारों की कुशलता को दर्शाती हैं। दक्षिण भारत के राज्य चोल, चेर और पांड्य। दक्षिण भारत के 3 बड़े राजवंश थे, चोल, चेर और पांड्य। ये मौर्य काल में भी स्वतंत्र थे। इनका समय संगम युग कहलाता है, क्योंकि कवियों की सभाएं संगम यहाँ होती थी। संगम साहित्य में प्रेम, वीरता और सामाजिक जीवन की बातें हैं। चोल राजा करिकाल ने चेर और पांड्या को हराया। उसने कलनई यानी ग्रैंड एनीकट नामक एक बांध बनवाया, जो आज भी काम करता है। चेर राजवंश केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्से में था। वे रोमन साम्राज्य से मसाले और मोती का व्यापार करते थे। पांड्य की राजधानी मदुरै थी और वे मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे। सिपल्दीकारम महाकाव्य में कणगी की कहानी है, जो न्याय और राजधर्म की बात करती है। ये राज्य आपस में लड़ते थे और व्यापार और संस्कृति से वे आगे बढ़े। विदेशी आक्रमण और संस्कृति का मेल। इस काल में उत्तर पश्चिम से विदेशी आए। पहले इंडो ग्रीक, फिर शक और कुषाण। इंडो ग्रीक अलेक्जेंडर के बाद आए और ग्रीक भारतीय संस्कृति का मिश्रण लाए। विदिशा के पास हेलियोडोरस स्तंभ पर वासुदेव की पूजा लिखी है। उनके सिक्कों पर ग्रीक और भारतीय दोनों प्रकार के देवता अंकित मिलते हैं। शकों ने भी शासन किया और शक संवत चलाया, जो आज भी भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। कुषाण सबसे शक्तिशाली थे। कनिष्क उनका सबसे बड़ा राजा था। उसने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और सिल्क रूट पर नियंत्रण रखा। कुषाण सिक्कों पर बुद्ध और शिव दोनों के चित्र मिलते हैं। कला संस्कृति का विकास। इस काल में 2 बड़ी कला शैलियाँ विकसित हुई, गांधार और मथुरा। गांधार शैली में ग्रीक प्रभाव है। बुद्ध की मूर्तियाँ यथार्थवादी हैं। मथुरा शैली पूरी तरह से भारतीय है। लाल पत्थर की गोल मटोल मूर्तियां हैं। दोनों में भारतीय विषय प्रधान रहे। संस्कृत में महाभारत और रामायण का संकलन हुआ। कुल मिलाकर यह काल संघर्ष के साथ साथ सांस्कृतिक मेलजोल और समृद्धि का भी था। विदेशी संस्कृतियां भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई और नई नई शैलियां बनी। इस पाठ में अश्वमेध यज्ञ का जो एक वैदिक अनुष्ठान है उसका जिक्र भी मिलता है। इस अनुष्ठान में शासक स्वयं को एक शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित करता था। इस अनुष्ठान में घोड़ा सैनिकों के साथ स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता। जिस क्षेत्र से वह घोड़ा बिना किसी चुनौती के पार हो जाता, वह क्षेत्र यज्ञकर्ता राजा के अधीन माना जाता। और अगर किसी क्षेत्र के राजा ने उस घोड़े को रोक लिया तो यज्ञकर्ता राज्य को अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। इसका जो जिक्र है वो रामायण में भी मिलता है
और पुष्यमित्र शुंग ने भी यह यज्ञ करवाया था। कंगी की कहानी। कंगी दक्षिण भारत की प्रसिद्ध और आदर्श नारी थी। उनकी कहानी तमिल महाकाव्य शिलप्पादिकारम में वर्णित है। कंगी सत्य, निष्ठा और न्याय की प्रतीक मानी जाती है। कंगी का विवाह कोवलन नामक व्यापारी से हुआ। कंगी एक पतिव्रता और सरल स्वभाव की स्त्री थी। कुछ समय बाद कोवलन मदावी नामक नर्तकी के प्रेम में पड़ गया और अपना सारा धन खो बैठा। अंत में पश्चाताप करके वह कंगी के पास लौटा। कंगी ने बिना कोई शिकायत किए उसे क्षमा कर दिया और अपने पास सुरक्षित रखे हुए पायल शिलपुक देकर नया जीवन शुरू करने का सुझाव दिया। दोनों मदुरै नगर पहुंचे। कोवलन ने कंगी की पायल बेचने का निश्चय किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे चोरी के झूठे आरोप में पकड़ लिया गया। राजा के आदेश से बिना उचित जांच के कोवलन को मृत्यु दंड दे दिया गया। जब कंगी को इस अन्याय का पता चला तो वह क्रोध और दुख से भर उठी। वे दरबार में पहुंची और अपनी दूसरी पायल तोड़कर सिद्ध किया कि उसकी पायल में माणिक्य थे, जबकि रानी की पायल में मोती। इससे राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपराध बोध से राजा और रानी की मृत्यु हो गई। कंगी के सतीत्व और न्याय के तेज से मदुरै नगर जल उठा। बाद में देवताओं ने प्रकट होकर कंगी की महानता को स्वीकार किया। उन्हें देवी का स्थान दिया गया और वे न्याय की देवी के रूप में पूजी जाने लगी। इस प्रकार कंगी की कहानी हमें सत्य, नारी शक्ति और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का संदेश देती है। यह चित्र जो कि चेन्नई में स्थित है, कंगी देवी का है। पाठ्य पुस्तक में भी आप इसे देख सकते हैं। तो इस अध्याय से हमने सीखा कि मौर्य साम्राज्य के टूटने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में कई छोटे बड़े राज्य और राजवंश उभरे। इनमें शुंग, सातवाहन, चेदी यानी खारवेल, चोल, चेर, पांड्य और विदेशी वंश जैसे इंडो ग्रीक, शक और कुषाण शामिल थे। नए राज्यों के बीच सत्ता के लिए लगातार संघर्ष और युद्ध होते रहे। साथ ही उत्तर पश्चिम से विदेशी आक्रमण हुए, जिससे राजनीतिक शक्तियों का बार बार पुनर्गठन हुआ। विभिन्न संस्कृतियों, जिनमें भारतीय और विदेशी के बीच संवाद और मेलजोल से कला, स्थापत्य और मुद्रा कला में नई शैलियां विकसित हुई, जैसे कि गांधार और मथुरा कला शैलियां। इनमें भारतीय विषय और परंपराएं प्रमुख रही। संस्कृत साहित्य का भी इसके दौरान चरमो उत्कर्ष हुआ, जैसे कि महाभारत और रामायण का संकलन इस काल में हुआ माना जाता है। यह काल आंतरिक तथा बाह्य रोमन साम्राज्य, सिल्क रूट व्यापार में उल्लेखनीय विकास का समय रहा। समुद्री और स्थलीय व्यापार से राज्य समृद्ध हुए तथा सिक्कों, बंदरगाहों और व्यापारिक मार्गों का महत्व बढ़ा। पुनर्गठन का काल। पाठ के बीच में कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, उनके संभावित उत्तर इस प्रकार से हैं, जैसे कि पेज नंबर 118 आइए पता लगाएं के अंतर्गत एक पृष्ठ पर दूसरी सामान्य संवत पूर्व के प्रारंभिक वर्ष से लेकर तीसरी शताब्दी सामान्य संवत के अंतिम वर्ष तक की अवधि को चिन्हित करते हुए एक समय रेखा बनाइए। यह अवधि कुल कितने वर्षों की है? जैसे हम अध्याय में बढ़ेंगे, समय रेखा पर प्रमुख व्यक्तियों और राज्यों को घटनाओं को चिन्हित कीजिए। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक यह अवधि कुल 500 वर्षों की है। इस समय रेखा में शुंग, सातवाहन, चेर, चोल, पांड्य, ग्रीक और इंडो शासक और कुषाण जैसे प्रमुख राजवंशों तथा पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र शातकर्णी और कनिष्क जैसे शासकों को चिन्हित किया जा सकता है। पेज नंबर 120 पिछले अध्याय में मौर्य साम्राज्य का मानचित्र हमने देखा था, जो कि 5.13 था। चित्र 6.2 जो इस पाठ में है मौर्योत्तर काल का है। आप उस क्षेत्र से कितने राजवंशों की गणना कर सकते हैं जो पूर्व में मौर्य शासक के अधीन थे? तो मौर्योत्तर काल के मानचित्र में, जो कि 6.2 मानचित्र है, में पूर्व मौर्य शासन के अधीन क्षेत्रों, उसमें उत्तर, मध्य, दक्षिण और उत्तर पश्चिम में 5 प्रमुख राजवंश दिखाए गए हैं। शुंग मध्य भारत, सातवाहन दक्कन, इंडो ग्रीक उत्तर पश्चिम, शक पश्चिम क्षेत्र
और कुषाण उत्तर भारत। ये क्षेत्र पहले मौर्य साम्राज्य का हिस्सा थे जो अब स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गए। मानचित्र में दिखाए गए चोल, चेर और पांड्य राजवंश सुदूर दक्षिण में स्थित थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों और अशोक के शिलालेखों के अनुसार ये क्षेत्र कभी भी मौर्य शासन के सीधे अधीन नहीं रहे थे। पेज नंबर 124, आइए पता लगाएं के अंतर्गत नीचे बरहुत स्तूप की एक पट्टिका का चित्र है। दाहिने तरफ दोनों आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखें, वे क्या कर रही हैं, क्या आप उनके व्यवसाय का अनुमान लगा सकते हैं। उनके जो कपड़े हैं, परिधान है, उन पर ध्यान दें, यह हमें उनके बारे में क्या बता रहे हैं। पट्टिका में आपको जो अन्य विवरण दिखे उन्हें भी सूचीबद्ध करना है। तो हमारे दाईं ओर जो चित्र है उसको देखना है और उसके बारे में अपनी राय लिखनी है। एक संभावित उत्तर ये भी हो सकता है कि दाहिनी ओर के दोनों आकृतियां काम करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। वे संभवतः श्रमिक या कारीगर हैं जो कोई शारीरिक कार्य कर रहे हैं। उनके हाव भाव या मुद्रा से लगता है कि वे पत्थर काटने या निर्माण कार्य में लगे हैं। उनके परिधान साधारण है, जिससे पता चलता है कि वे सामान्य जन वर्ग से संबंधित थे, न कि राजा या अमीर वर्ग से। पट्टिका में दिखाई देने वाले जो अन्य विवरण हैं उसमें औजारों का प्रयोग दिखाई दे रहा है, गतिशील शारीरिक मुद्रा दिखाई दे रही है और सजावटी नक्काशी हमें देखने को मिल रही है। तो यह विवरण बताते हैं कि उस समय कारीगरी विकसित थी और मेहनतकश लोगों का दैनिक जीवन कला में दर्शाया जाता था। पेज नंबर 124, जहां पर कुछ चित्र दिए गए हैं, पाठ्य पुस्तक में भी हैं और आप उन्हें स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आइए पता लगाएं के अंतर्गत यहाँ पूछा गया है कि इस कोलाज में चित्रों को देखें और कपड़ों, आभूषणों और दैनिक जीवन की अन्य वस्तुओं पर अपने विचार लिखें। ये विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, तो आपने अपने विचार यहाँ पर लिखने हैं। उत्तर कैसे लिखना है उसका उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे कि चित्र 6.6 में दिखाए गए प्राचीन मिट्टी या पत्थर की कलाकृतियाँ पुनर्गठन काल की संस्कृति को दर्शाती हैं। इनमें कपड़े, आभूषण और दैनिक वस्तुएं समृद्धि, शिल्प कला और जीवन शैली को बताती हैं। कपड़े जैसे कि आकृतियां 1, 2, 3, 4 और 7 में महीन धोती, चोली और ट्यूनिक जैसे वस्त्र दिखाई पड़ते हैं। पुरुषों के कपड़े साधारण लेकिन मजबूत जैसे टोपी या कवच, महिलाओं के साड़ी जैसे लपेटे हुए वस्त्र हमें दिखाई पड़ते हैं। यह बताता है कि कपड़े सूती या रेशमी थे, मौसम और कार्य के अनुरूप और समाज में फैशन का महत्व था। आभूषण आकृतियां नंबर 3, 8, 9, 10 में बड़े झुमके, हार, कंगन, कमरबंद और बाल सज्जा दिखाती हैं। महिलाएं भारी गहने पहनती थी जैसे चूड़ियां और कंघी पर नक्काशी किए हुए आभूषण। यह संकेत करता है कि आभूषण सोने, मिट्टी के थे। स्त्रियों की सुंदरता और सामाजिक स्थिति पर जोर था। दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बर्तन जैसे 5वीं तस्वीर है, घोड़े पर नक्काशी, मुखौटा जो कि 6ठी तस्वीर है, जो कि धार्मिक सांस्कृतिक उपयोग में लाया जाता था, तलवार युद्ध रक्षा के लिए, कंघी, मोतियों का हार, सौंदर्य प्रसाधन हमें देखने को मिलते हैं। ये वस्तुएं बताती हैं कि जीवन में कला, व्यापार और दैनिक कार्य मिश्रित थे। समाज समृद्ध और कुशल था। कुल मिलाकर ये कलाकृतियाँ काल की विविधता और सांस्कृतिक मेल को दिखाती हैं। पेज नंबर 126, आपके अनुसार राजा के नाम के आरंभ में माँ का नाम लिखने की परंपरा का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर है कि राजा के नाम के आरंभ में माँ का नाम लिखने की परंपरा, जैसे सातवाहन वंश में गौतमी पुत्र शातकर्णी का नाम मिलता है, इसका अर्थ मातृवंशीय प्रथा से जुड़ा है। यह दर्शाता है कि समाज में माँ का प्रभाव और सम्मान अधिक था। इसमें राज परिवार में महिलाओं की भूमिका मजबूत दिखती है और नाम से ही माता की वंश परंपरा को महत्व दिया जाता था। आइए विचार करें। पेज नंबर 126 पर पूछा गया है कि यहाँ पर कुछ अंक
की श्रृंखला दिखाई गई है। इनमें से कौन कौन से अंक कुछ कुछ हमारे आधुनिक अंकों जैसे दिखते हैं, कौन से नहीं। तो जो अंक आधुनिक अंकों जैसे दिखते हैं उनमें 6, 7, 9 ये 3 अंक हमें आधुनिक अंकों से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। एक है केवल डैश के रूप में, आज जो हम लिखते हैं खड़ा 1 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर डैश के रूप में है, 2 भी 2 डैश के रूप में है, और 4 क्रॉस जैसा बनाया गया है, और 10 आधुनिक 10 से अलग है। तो ये अंक आज के अंकों से नहीं मिलते। ये अंक सातवाहन काल के अभिलेखों से है, जो आधुनिक अंकों यानी हिंदू अरबी की जो पद्धति है उसकी शुरुआत को दर्शाते हैं। पेज नंबर 127 आइए विचार करें के अंतर्गत पीतल खोरा से प्राप्त यक्ष की मूर्ति पर एक लेख लिखा हुआ है और साथ ही लिखा हुआ है कन्हण दासेन हिराम कारेणा काठ। इसका अर्थ है कन्नन दास नामक स्वर्णकार द्वारा निर्मित। क्या यह रोचक नहीं कि एक सुनारवी पत्थर की मूर्ति बना सकता था? आपके विचार में हमें उस समय के लोगों के व्यवसायों के बारे में इससे क्या पता चलता है? तो इसका उत्तर है यह बहुत रोचक है कि सुनार पत्थर की मूर्ति भी बना सकता था। इससे पता चलता है कि उस समय व्यवसाय कठोर नहीं थे, बल्कि लोग एक से अधिक कौशल भी रखते थे। यह भी स्पष्ट होता है कि कारीगरों में उच्च तकनीकी ज्ञान और बहुमुखी दक्षता थी। उस समय के लोग विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते थे और उनके व्यवसाय आपस में जुड़े हुए थे। आइए विचार करें के अंतर्गत लगभग 2 सहस्त्राब्दी पूर्व के इन शैलकृत कक्षों की समरूपता पर ध्यान दें। शिल्पकारों को शैनी और हथौड़ी से यह अद्भुत दक्षता कैसे प्राप्त हुई होगी? कल्पना कीजिए आप उस युग में शिल्पी हैं और अपने कौशल से पत्थर को कला में रूपांतरित कर रहे हैं, तो आप किन उपकरणों का प्रयोग करेंगे? उदयगिरी खंडगिरी गुफा कक्षों की समरूपता शिल्पकारों की वर्षों की अभ्यास, सटीक मापन, टीम वर्क और धैर्य से प्राप्त हुई होगी। वे पत्थर की प्राकृतिक संरचना का अध्ययन कर छोटे छोटे हिस्सों में काटते, लगातार जांचते और उसे सुधारते थे। महीनों वर्षों की मेहनत से इतनी दक्षता आई होगी। यदि मैं उस युग का शिल्पी होता तो मैं शैनी, हथौड़ी, नुकीले औजार, घिसने वाले पत्थर और माप के लिए रेखाएं, स्केल आदि का प्रयोग करता। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें पांड्य, चोल और चेर राजवंशों की अनुमानित सीमाएं दिखाई गई हैं और साथ ही 3 प्रकार के यहाँ चित्र भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बाघ, मछली और धनुष। तो यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उसमें राज्यों के नाम के साथ कुछ विशिष्ट चिन्ह भी हैं। ये चिन्ह क्या दर्शाते हैं? विचार करें और प्रत्येक राज्य की विशिष्ट पहचान के बारे में बताएं। तो ये चिन्ह दक्षिण भारत के संगम युग के राज्यों चोल, चेर और पांड्य के राजकीय प्रतीक दर्शा रहे हैं। जैसे कि चोल राज्य में बाघ शक्ति और वीरता की पहचान के लिए, चेर राज्य में धनुष युद्ध कुशलता और रक्षा की पहचान के लिए, पांड्य मछली समुद्री व्यापार और जल संसाधनों की पहचान के लिए। ये प्रत्येक राज्य की विशिष्ट पहचान को दर्शाते हैं क्योंकि ये उनके भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रतिबिंब कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में मछली पांड्य की समुद्री समृद्धि को दिखाती है, जबकि बाघ चोल की योद्धा परंपरा को यहाँ पर दर्शा रहा है। पेज 132 आइए विचार करें के अंतर्गत राजा की मूर्ति देखें। इस मूर्ति में राजा को कैसे दर्शाया गया है? उसकी देह मुद्रा, वस्त्र और मुख मुद्रा उनके सामर्थ्य और प्रतिष्ठा के विषय में क्या संकेत दे रहे हैं? यह चित्र तमिलनाडु के ग्रैंड एनिकट स्मृति उद्यान से राजा करिकाल की प्रतिमा का है। तो इस मूर्ति में राजा को हाथी पर सवार तम विश्वास पूर्ण दिखाया गया है। उनकी देह मुद्रा शक्ति और नेतृत्व को दर्शाती है। उनके वस्त्र और आभूषण उनकी राजसी प्रतिष्ठा और समृद्धि का संकेत दे रहे हैं। राजा की मुख मुद्रा गंभीर और दृढ़ है, जिससे उनके साहस, सामर्थ्य और अधिकार का भाव प्रकट होता है। इस प्रकार मूर्ति
राजा की शक्ति, सम्मान और महान शासक के रूप को स्पष्ट रूप से दर्शा रही है। पेज नंबर 133, आइए विचार करें। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहासकार कई शताब्दियों पहले सुदूर स्थित दो राज्यों के बीच व्यापारिक संबंधों का पता कैसे लगाते हैं? इस पर विचार विमर्श करें। तो इतिहासकार सुदूर राज्यों के बीच व्यापारिक संबंध निम्न स्रोतों से पता लगाते हैं। सबसे पहले पुरातात्विक अवशेष। एक राज्य में दूसरे राज्य या देश की वस्तुएं, सिक्के या मिट्टी के बर्तन मिलना, जैसे कि भारत में रोमन सिक्के मिले हैं। अभिलेख या साहित्य, राजकीय लेख, संगम काव्य या विदेशी यात्रियों जैसे कि प्लिनी का वर्णन हमें मिलता है, तो उससे भी दो राज्यों के व्यापारिक संबंधों का पता लगाया जा सकता है। बंदरगाह और मार्ग, खुदाई से मिले बंदरगाह, जहाज के अवशेष और व्यापारिक सामान, ये साक्ष्य बताते हैं कि व्यापार सक्रिय था। पेज नंबर 134, आइए विचार करें के अंतर्गत पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। आपके विचार में मोती उस समय व्यापार की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण था? इसका उत्तर है मोती उस समय व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे क्योंकि वे दुर्लभ और विलासता की वस्तु थे, केवल समुद्र में ही मिलते थे। रोमन साम्राज्य में इसकी भारी मांग थी आभूषण और सजावट के लिए। पांड्य राज्य यानी मगध क्षेत्र समुद्री तट पर था, इसलिए मोती निर्यात से यहाँ बहुत धन कमाया गया होगा। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और व्यापारिक समृद्धि भी आई। पेज नंबर 135, जहाँ पर एक चित्र दिया गया है और पूछा गया आपके विचार से कुछ इंडो ग्रीक सिक्कों पर वासुदेव, कृष्ण या लक्ष्मी जैसे देवी देवताओं के चित्र अंकित होने का क्या अर्थ रहा होगा? तो इसका उत्तर है कि कुछ इंडो ग्रीक सिक्कों पर वासुदेव, कृष्ण या लक्ष्मी जैसी देवी देवताओं के चित्र अंकित होना दर्शाता है कि इंडो ग्रीक शासकों ने भारतीय धर्म और संस्कृति को अपनाया था। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वे स्थानीय लोगों की आस्था का सम्मान करते थे ताकि प्रजा का समर्थन उन्हें प्राप्त हो सके। यह भारतीय और ग्रीक संस्कृतियों के मेलजोल और सह अस्तित्व का भी प्रमाण है। यहाँ पर आप कुछ और सिक्के भी देख सकते हैं जिसमें कि भारतीय जो देवी देवताएं हैं उनके चित्र अंकित हैं और ये सिक्के जो हैं इंडो ग्रीक सिक्के माने जाते हैं। आइए पता लगाएं ये पेज नंबर 136 पर इस विशाल मूर्ति जिसकी ऊंचाई 1.85 मीटर है, ध्यान से देखें। इसके वस्त्र, आशुद और जूतों को देखें। इनसे इस आकृति के बारे में क्या पता चलता है? नीचे जहां पर इस चित्र के बारे में बताया भी गया है, चित्र 6.22 कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति। तो इस विशाल मूर्ति के बारे में हम कह सकते हैं कि यह सिरविहीन मूर्ति कनिष्क राजा की है, कुषाण वंश की है। वस्त्र भारी लंबा कोट और पतलून मध्य एशियाई यानी कुषाण मूल को दिखाते हैं। कमर पर तलवार योद्धा या शक्तिशाली शासक का संकेत देता है। जूते भारी बूट ठंडे क्षेत्र यानी मध्य एशिया की पोशाक बताते हैं। कुल मिलाकर यह मूर्ति कनिष्क के विदेशी मूल को दर्शाती है, लेकिन भारतीय शैली में बनी होने से सांस्कृतिक मेल भी दिखाती है। पेज नंबर 136 पर इन सिक्कों को ध्यान से देखें। सम्राट के अतिरिक्त और कौन इस मुद्रा पर अंकित है? तो इन चित्रों को जब हम ध्यान से देखते हैं, ये कनिष्क कुषाण वंश के स्वर्ण सिक्के हैं। एक तरफ सम्राट कनिष्क खड़े मुद्रा में भाला या तलवार पकड़े हुए अंकित हैं, दूसरी तरफ विभिन्न देवता अंकित हैं जैसे बुद्ध प्रभा मंडल के साथ, शिव नंदी वैल या त्रिशूल के साथ, अन्य देवता ग्रीक, ईरानी या भारतीय कोई भी हो सकते हैं। यह कनिष्क की सभी धर्मों का सम्मान करने वाली नीति को दर्शाता है। पेज नंबर 137, क्या आप जानते हैं कि गांधार कहाँ है? क्या यह आपको महाकाव्य महाभारत के किसी पात्र की याद दिलाता है? तो
तो गांधार उत्तर पश्चिम भारत का एक प्राचीन क्षेत्र था जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास स्थित था। गांधार नाम जो महाकाव्य महाभारत के पात्र गांधारी की याद दिलाता है, जो धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माता थी। तो आप इन चित्रों को देखकर भी महाभारत काल को याद कर सकते हैं। पेज नंबर 140, आइए पता लगाएं के अंतर्गत आप मथुरा और गांधार शैलियों की मूल विशेषताओं से परिचित हो चुके हैं। पाठ में बताया जा चुका है। पहले चित्र 6.27 में दी गई कलाकृतियों को देखें और पहचानें। क्या आप बता सकते हैं कि चित्र में दी गई प्रत्येक कलाकृति किस कला शैली से संबंधित है? अपने विचार कारण सहित लिखें और सहपाठियों के साथ चर्चा भी करें। तो यहाँ पर जो चित्र 1, 2, 3 दिए गए हैं, इसमें पहला चित्र है जो गांधार शैली से है। स्लेटी पत्थर, यथार्थवादी नक्काशी, बुद्ध के परिनिर्वाण दृश्य में दुखी लोग, ग्रीक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दूसरी भी गांधार शैली, स्लेटी पत्थर, गुंगराले वाल, महीन कपड़े की सिलवटें, यथार्थवादी खड़ी बुद्ध की मूर्ति यह है। तीसरा जो है मथुरा शैली, लाल बलुआ पत्थर, गोल मटोल आकृति, भारतीय भाव भंगिमाएं इस चित्र में देखी जा सकती हैं। इसके बाद अगला चित्र जो 4, 5, 6 है, उसमें जो चौथी मूर्ति है उसमें मथुरा शैली, लाल पत्थर, भारतीय देवता शायद विष्णु हो सकते हैं, गोल चेहरा और स्थूल शरीर। अगला चित्र मथुरा शैली, लाल पत्थर, 2 मजबूत आकृतियां, यक्ष या योद्धा, पूरी तरह से भारतीय शैली। और अंतिम जो चित्र है गांधार शैली, स्लेटी चमकदार पत्थर, प्रभा मंडल, यथार्थवादी बुद्ध मूर्ति कला, ग्रीक प्रभाव वाली। तो इन दो शैलियों के बारे में हमने पीछे सीखा भी था कि जो मथुरा शैली है उसमें लाल रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ है और यह पूरी तरह से भारतीय शैली है, जबकि दूसरी तरफ जो गांधार शैली है उसमें स्लेटी पत्थर का उपयोग ज़्यादा हुआ है, यथार्थवादी उसमें मूर्तियां देखने को मिलती हैं। पुनर्गठन का काल, पाठ के प्रारंभ और अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से हैं। प्रश्न है मौर्योत्तर काल को पुनर्गठन का काल क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद उपमहाद्वीप में कई नए राज्य उभरे, पुराने क्षेत्रों का पुनर्गठन हुआ, नए राजवंश बने और सत्ता के लिए निरंतर स्पर्धा चली। विदेशी आक्रमण हुए लेकिन आक्रमणकारी भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए। इस कारण राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर बार बार पुनर्गठन हुआ, इसीलिए इसे पुनर्गठन का काल कहा जाता है। प्रश्न, वह कौन से मूल्य थे, सिद्धांत थे जिन्होंने इस काल के सम्राटों का मार्गदर्शन किया? तो इसका उत्तर है धर्म, दान, न्याय, प्रजा कल्याण और विभिन्न मतों के सम्मान के सिद्धांत। इसके बाद प्रश्न, विदेशी आक्रमणकारियों ने किस प्रकार भारतीय समाज में समाहित होकर सांस्कृतिक संगम में योगदान दिया? तो उन्होंने भारतीय धर्म, भाषा और रीति रिवाज अपनाए तथा कला, सिक्कों और शासन में भारतीय विदेशी तत्वों का मिश्रण किया। इसके बाद प्रश्न है संगम साहित्य पर लगभग 150 शब्दों में लेख लिखें। तो इसका उत्तर हो सकता है कि संगम साहित्य दक्षिण भारत का प्राचीनतम साहित्य है। संगम का अर्थ है सभा या सम्मेलन। यह साहित्य तमिल कवियों की सभाओं में रचा गया। इसमें उस समय के समाज, जीवन, शासन और संस्कृति का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। संगम साहित्य में प्रेम, वीरता, दान, न्याय और सामाजिक मूल्यों का वर्णन किया गया है। इसमें राजाओं की प्रशंसा, युद्धों का विवरण और सामान्य जन के जीवन की झलक मिलती है। चेल, चोर और पांड्य राजाओं का उल्लेख इसमें प्रमुख रूप से मिलता है। यह साहित्य सरल भाषा में रचा गया जिससे उस समय की भावनाएं और विचार स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। इतिहासकारों के लिए संगम साहित्य एक महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि इससे हमें दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास और संस्कृति की जानकारी मिलती है। प्रश्न है, इस अध्याय में उल्लिखित किन शासकों ने अपनी उपाधि में माता का नाम सम्मिलित किया और उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा?
इसका उत्तर है, इस अध्याय में सातवाहन शासकों विशेषकर गौतमी पुत्र शातकर्णी ने अपनी उपाधि में माता का नाम जोड़ा। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी माताएं शक्तिशाली और प्रभावशाली थी। इससे मातृवंश की प्रतिष्ठा, रानी की भूमिका और शासक की वैधता को दर्शाया जाता था। प्रश्न है, इस अध्याय में वर्णित किसी एक राज्य जो आपको रोचक लगता है के विषय में 150 शब्दों का एक लेख लिखें। तो यहाँ पर जैसे सातवाहन, शुंग वंश, कुषाण वंश, चोल, चेर या पांड्य शासक, उनमें से आप किसी का भी वर्ण अपने अनुसार कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगा। उत्तर कैसे लिखना है यहाँ हम बता रहे हैं। मुझे सातवाहन राज्य अधिक रोचक लगता है। सातवाहनों ने दक्षिण क्षेत्र में एक शक्तिशाली और सुव्यवस्थित राज्य स्थापित किया। उनका शासन वर्तमान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के भागों में फैला था। सातवाहन शासक व्यापार और कृषि दोनों को महत्व देते थे। उनके जो सिक्कों पर जहाज़ों के चित्र मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि उनका समुद्री व्यापार रोम तक फैला था। कर व्यवस्था थी, राज्य की आय बढ़ी। इस राज्य में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। शासकों के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखे जाते थे। रानियां दान देती थी और अभिलेख लगवाती थी। सातवाहनों ने सभी धर्मों को संरक्षण दिया। उन्होंने ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं और जैन मुनियों को भूमि दान में दी। कला, स्थापत्य, साहित्य का विकास इस समय बहुत हुआ। मैंने इस राज्य का चयन इसलिए किया क्योंकि यह आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक संतुलन का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। कल्पना कीजिए आपको एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप कौन सा राज चिन्ह चुनेंगे और क्यों? आप एक शासक के रूप में कौन सी उपाधि भी धारण करेंगे? तो आपने विचार करना है। अपने राज्य के लिए एक राज चिन्ह और अपने लिए एक उपाधि को चुनना है। यह विचार सभी का अलग अलग हो सकता है। यहाँ उत्तर कैसे लिखना है उसका एक उदाहरण। यदि मुझे एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का अवसर मिले तो मैं वृक्ष और सूर्य का राज चिन्ह चुनूंगा। वृक्ष विकास और जीवन का प्रतीक होगा और सूर्य न्याय और ऊर्जा का। मैं लोकपाल शासक की उपाधि ग्रहण करूंगा। मेरे राज्य के मूल्य होंगे न्याय, समानता, शांति और सहिष्णुता। सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। नियमावली सरल और जनहितकारी होगी। शिक्षा और कृषि को प्राथमिकता दी जाएगी। मेरे राज्य की विशेषता होगी ईमानदार शासन, कला संस्कृति का संरक्षण और जनता की भागीदारी से निर्णय लेना। तो इस तरह के अच्छे अच्छे विचार आपने लिखने हैं। लिखने में क्या जाता है, हालांकि राजा बनने के बाद सभी ये जो अच्छे विचार हैं इनको भूल जाते हैं। अपने मौर्योत्तर काल के वास्तु कलात्मक विकास के विषय में पढ़ा। भारतीय उपमहाद्वीप के एक रेखांकित मानचित्र पर इस अध्याय में उल्लिखित कुछ स्थापत्य कलाओं के स्थान को चिन्हित कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप के एक रेखांकित मानचित्र इसमें बरहुत स्तूप, सांची स्तूप, उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं, नानेघाट गुफाएं, कार्ले गुफाएं आदि को आप दर्शा सकते हैं। इस पाठ पर आधारित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जो अक्सर आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की हत्या किसने और कब की? इसका उत्तर है, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 185 सामान्य संवत पूर्व में की। प्रश्न, मौर्योत्तर काल को किस नाम से जाना जाता है? मौर्योत्तर काल को पुनर्गठन का काल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न, शुंग राजवंश की स्थापना किसने की? तो इस राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। प्रश्न, अश्वमेध यज्ञ क्या है? अश्वमेध यज्ञ एक वैदिक अनुष्ठान है जिसके द्वारा शासक स्वयं को शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित करता था। प्रश्न, बरहुत स्तूप कहाँ है? यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। योग सूत्रों का संकलन किसने किया? इसका उत्तर है, योग सूत्रों का संकलन महर्षि पतंजलि ने किया। इसके बाद प्रश्न, सातवाहन राजवंश को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सातवाहन राजवंश को आंध्र के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न, सातवाहनों की राजधानी कौन सी थी?
तो सातवाहन की राजधानी अमरावती और प्रतिष्ठान पैठण में थी। इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम का आधार क्या था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम उनकी माता गौतमी वलश्री के नाम पर रखा गया था। प्रश्न, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किस काल में शुरू हुआ? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सातवाहन काल में हुआ। इसके बाद चेदी वंश के प्रमुख राजा, तो ये थे खारवेल। इसके बाद खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? वह जैन दर्शन के अनुयायी थे। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ स्थित है? तो यह अभिलेख भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की गुफाओं में स्थित है। प्रश्न, दक्षिण भारत के 3 महान राजवंश कौन से थे? तो दक्षिण भारत के 3 महान राजवंश थे जो वो थे चेर, चोल और पांड्य। प्रश्न, संगम साहित्य क्या है? इसका उत्तर है संगम साहित्य दक्षिण भारत का प्राचीनतम साहित्य है जिसमें विभिन्न काव्य संग्रहों का समावेश है। प्रश्न, चोल वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो चोल वंश के जो प्रमुख शासक थे वो थे करिकाल। चोल वंश की राजधानी, तो चोल राजवंश की राजधानी उदयपुर यानी पुहार यानी कावेरी पट्टनम थी। ग्रैंड एनीकट क्या है? इसका उत्तर है ग्रैंड एनीकट कावेरी नदी पर बनी एक जल वितरण प्रणाली है जिसका निर्माण राजा करिकाल ने करवाया था। प्रश्न है, चेर राजवंश को किस नाम से जाना जाता है? तो इस राजवंश को केरल पुत्र नाम से भी जाना जाता है। चेरों की राजधानी कहाँ थी? तो चेरों की राजधानी वंजी यानी वर्तमान करूर थी। प्रश्न, पांड्य राजवंश की राजधानी, तो यह थी मदुरै। इंडो ग्रीक शासन कब समाप्त हुआ? इंडो ग्रीक शासन इंडो सीथियन या शकों के आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। प्रश्न, शक संवत कब राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया गया? तो इसका उत्तर है शक संवत को 1957 में भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया गया। प्रश्न, कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुषाण वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था कनिष्क। गांधार शैली कहाँ विकसित हुई? तो गांधार कला शैली मुख्यतः पंजाब के पश्चिम भागों में विकसित हुई। प्रश्न, मथुरा कला शैली में किस पत्थर का प्रयोग मिलता है? तो इसका उत्तर, मथुरा कला शैली में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। प्रश्न, अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान कैसे किया जाता है? तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा सैनिकों के साथ स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जिस क्षेत्र से वह घोड़ा बिना किसी चुनौती के पार हो जाता वह क्षेत्र यज्ञकर्ता राजा के अधीन माना जाता। प्रश्न, संस्कृत भाषा का इस काल में क्या महत्व था? इसका उत्तर, इस काल में संस्कृत दार्शनिक और साहित्यिक रचनाओं के लिए एक प्रमुख लोकप्रिय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्रों का संकलन इसी काल में किया गया था। प्रश्न, सातवाहन शासकों के सिक्कों पर जहाज के चित्र क्यों अंकित थे? इसका उत्तर है सातवाहन शासकों ने अनेक सिक्कों पर जहाज के चित्र अंकित किए जो दर्शाते हैं कि समुद्री व्यापार तत्कालीन आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। जहाज की बनावट से पता चलता है कि जहाज निर्माण और नौ परिवहन की तकनीक अत्यधिक उन्नत थी। प्रश्न है, आधुनिक अंकों की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो इसका उत्तर है सातवाहन काल के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि में कुछ अंक मिलते हैं जिनका स्वरूप आज के अंकों से मिलता जुलता है। यह इस बात का साक्ष्य है कि आधुनिक अंकों की उत्पत्ति भारत में ही हुई। प्रश्न है, संगम युग क्या था? इसका उत्तर है संगम युग में अनेक महान कवियों का प्रादुर्भाव हुआ जिनकी रचनाएं संगम साहित्य में संग्रहित हैं। संगम शब्द संस्कृत के संग से उत्पन्न है जिसका अर्थ है समिति या एकत्रित होना, जहां इसका तात्पर्य कवियों की सभाओं से है। प्रश्न, संगम साहित्य का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इसका उत्तर, संगम साहित्य दक्षिण भारत का प्राचीनतम साहित्य है जिसमें विभिन्न काव्य संग्रहों का समावेश है। ये रचनाएं तत्कालीन युग की समाज व्यवस्था और संस्कृति के अध्ययन में इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। प्रश्न, चोल राजा करिकाल की उपलब्धियां क्या थी? इसका उत्तर है चोल नरेश करिकाल ने चेर और पांड्य की संयुक्त सेना को पराजित कर अपनी सर्वोच्चता स्थापित की। उन्होंने जनहित के लिए अनेक परियोजनाएं प्रारंभ की जिनमें सबसे प्रसिद्ध कलनय यानी ग्रैंड एनीकट है।
यह एक जल वितरण प्रणाली है। प्रश्न है शिल्पदिकारम क्या है? तो शिल्पदिकारम संगम काल के बाद रचा गया एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसमें कणगी की कथा वर्णित है। यह महाकाव्य न्याय के सिद्धांत और राजधर्म की महत्ता को उद्घाटित करता है और 3 राजवंशों की यात्रा करवाता है। प्रश्न इंडो ग्रीक कौन थे? इसका उत्तर है अलेक्जेंडर द्वारा जीते गए क्षेत्रों से पीछे हटने के बाद इन पर क्षत्रपों का शासन रहा। समय के साथ इन क्षत्रपों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए जिन्हें इंडो ग्रीक के रूप में जाना गया। प्रश्न है शक संवत क्या है? तो शक संवत पंचांग शकों या इंडो-सीथियन के शासनकाल में विकसित किया गया। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल पीछे है और इसे 1957 में भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया गया। प्रश्न है कनिष्क कौन थे? इसका उत्तर है कनिष्क कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। वे महाराजा धीराज देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे और जब सैन्य अभियानों में व्यस्त नहीं रहते तब कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करते थे। प्रश्न पुनर्गठन काल में सांस्कृतिक विकास कैसा था? इसका उत्तर है पुनर्गठन काल में सभी राजनीतिक गतिविधियों के समानांतर कला, शिल्प और साहित्य के क्षेत्र में विकास हुआ। सांस्कृतिक आदान प्रदान भी समृद्ध हुआ। विभिन्न संस्कृतियों के बीच में संवाद हुआ। इस काल में भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और संस्कृति आदान प्रदान के द्वारा कला, स्थापत्य और मुद्रण जैसी नई शैलियों का विकास हुआ। तो यह थी वीडियो पुनर्गठन का काल। उम्मीद है वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल फेयर नोटबुक को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो यह वीडियो इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है। आप चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर 7वीं क्लास इंग्लिश मीडियम सोशल स्टडी को सर्च कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उन पाठों के लिंक मिल जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पाठ का वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें और सभी पाठों के लिए फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।